नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। इससे मुझे ये जानने में मदद मिलेगी कि हमारी कहानी किस किस जगह तक पहुंच रही है। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो तर्क से परे होते हैं। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक ऐसी रात जिसने मेरी जिंदगी की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस रात मैंने जो महसूस किया, जो देखा, उसे आज भी याद कर रूह कांप उठती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे डरावना सच है। ये वाकया आज से ठीक 10 साल पुराना है, जब मैं मात्र 20 बरस का था। उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी का पार्ट टाइम काम किया करता था, जिससे कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकूं। यह काम मैं अपने मामा के लड़के नेमीचंद के साथ मिलकर करता था। वैसे तो नेमीचंद मेरे मामा नहीं थे, लेकिन गांव के रिश्तों के हिसाब से हम उन्हें मामा जी कहते थे, क्योंकि मेरी माँ का मायका उसी गांव में था। खैर, मैं अपनी कहानी पर आता हूं। उन दिनों दीपावली का समय नजदीक था। हवा में हल्की हल्की सर्दी घुलने लगी थी और रातें ठंडी होने लगी थी। उस दिन मैं और नेमीचंद किसी काम के सिलसिले में आंधी गांव से थोड़ा आगे एक समारोह में फोटोग्राफी करने गए थे। वहां हमारा काम देर रात तक चला। करीब 11 बजे हम वहां से मुक्त हुए। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, हमने बिना देरी किए अपने स्कूटर पर सामान लादा और घर की ओर निकल पड़े। मेरे पास 2 कैमरे और फोटोग्राफी का सारा सामान था, जो मैंने एक थैले में सावधानी से रखा था। मैं स्कूटर के पीछे बैठा था और नेमीचंद स्कूटर चला रहा था। रात के 12:30 बजे हम दिल्ली रोड पर पहुंच चुके थे। सड़क बिल्कुल वीरान थी। न कोई ट्रक, न कोई गाड़ी, न ही कोई इंसान। उस समय सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था। रात इतनी गहन और अंधेरी थी कि स्कूटर की छोटी सी हेडलाइट किसी टॉर्च की रोशनी सी प्रतीत हो रही थी, जो मुश्किल से कुछ फीट आगे तक का रास्ता दिखा पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और केवल स्कूटर के इंजन की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। हम धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी और मैंने अपने मफलर को और कस लिया। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं, इतनी प्रबल कि मानो कोई आंधी आ गई हो। हवा के साथ धूल और पत्ते उड़ने लगे, जिससे कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। धूल के गुब्बार ने हेडलाइट की रोशनी को और कमजोर कर दिया। हमारी आंखों में धूल चली जा रही थी और सांस लेना भी दूभर हो गया। मजबूरन हमें स्कूटर रोकना पड़ा। अचानक उठी इस आंधी ने मन में एक अजीब सी बेचैनी और संदेह पैदा कर दिया। मैं सोचने लगा कि इस मौसम में, जब सर्दी की शुरुआत हो रही थी, आंधी कैसे आ सकती है। गर्मियों में तो शायद ऐसा होना आम बात हो, लेकिन दीपावली के आसपास की ठंडी रात में यह सब कुछ असामान्य सा लग रहा था। हवा इतनी तेज थी कि धूल के गुब्बार ने चारों ओर अंधेरा और घना कर दिया था। स्कूटर की हेडलाइट अब बेकार सी हो चुकी थी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में हमने स्कूटर को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और आंधी के थमने का इंतजार करने लगे। हम दोनों सड़क के किनारे खड़े थे, मफलर और जैकेट में खुद को समेटे, हवा के झोंकों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उस समय रात के करीब 1 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की सनसनाहट और पेड़ों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक कहीं से एक औरत के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी तेज और करुण थी कि हम दोनों सहम गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत पास में ही जोर जोर से विलाप कर रही हो। मैंने नेमीचंद की ओर देखा और धीरे से कहा, भैया, इस वक्त यहाँ कोई कैसे हो सकता है? और ये आंधी भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। नेमीचंद का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, यार भाई, तुझे पता है यहाँ पास में ही एक पुराना कब्रिस्तान है। कहीं ये कोई ऊपरी बला तो नहीं? ये कहते कहते उसका बुरा हाल हो गया। सर्दी की उस ठंडी रात में जब हवा में ठिठुरन थी, वह पसीने से तरबतर हो गया। उसकी जैकेट तक पसीने से भीग चुकी थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं उस समय ऐसी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। मुझे लगता था कि ये सब बस दिमाग का वहम है। मैंने उसे हल्के से झिड़कते हुए कहा, भैया, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अगर इतना डर लग रहा है तो स्कूटर स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। जब मैंने नेमीचंद से कहा, भैया चलो स्कूटर स्टार्ट करो, यहाँ से निकलते हैं, तो उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा,
भाई, मेरी तो हालत ही नहीं है स्कूटर चलाने की, तू ही चला ले। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, भैया, मुझे लगता है आप जरूरत से ज्यादा घबरा गए हैं। आप यहीं सड़क के किनारे बैठ जाइए, आंधी थोड़ी देर में रुक जाएगी, फिर मैं स्कूटर चला लूंगा। लेकिन अभी आप शांत होकर इंतजार करें। नेमीचंद ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, यहां रुकना ठीक नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। यह कहते हुए उन्होंने अपने हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में इतना डर था कि वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमें बचा ले। मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस हमें इस मुसीबत से निकाल दे। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि मैं ऐसी बातों को तब तक गंभीरता से नहीं लेता था। तभी उस औरत की रोने की आवाज और तेज हो गई। वह करुण पुकार अब और भयानक लग रही थी, मानो कोई साए की तरह हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। सुनसान रात में वह आवाज हड्डियां तक कंपा देने वाली थी। मैं और नेमीचंद एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे मन में भी अब एक अजीब सा खटका होने लगा। तभी अचानक रोने की आवाज रुकी और उसके तुरंत बाद किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं, जो अब तक खुद को समझा रहा था कि यह सब वहम है, अब सचमुच डरने लगा। मेरे दिमाग में सवाल कौंधने लगे, क्या सचमुच कोई ऊपरी शक्ति है या कोई हमें जानबूझकर डरा रहा है? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को तर्क दिया, इतनी रात गए, इस सुनसान सड़क पर कोई औरत कैसे हो सकती है? लोग तो इस वक्त गहरी नींद में होते हैं, फिर कोई हमारे साथ मजाक या डराने की हरकत क्यों करेगा? मैं इन्हीं उलझनों में खोया था कि अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। आंधी, जो अब तक हमें परेशान कर रही थी, एकदम से थम गई। तेज हवाएं रुक गईं, धूल का गुब्बार बैठ गया और न तो रोने की आवाज सुनाई दी, न ही वह भयानक हंसी। चारों ओर सन्नाटा पसर गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस अचानक बदलाव से हमें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उस खौफनाक रात का अनुभव अभी भी हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। आज भी वह पल याद करके रूह कांप जाती है। हमने राहत की सांस ली और सोचा कि अब यहां से जल्दी निकलना चाहिए। हम तेजी से स्कूटर के पास पहुंचे। मैंने स्कूटर स्टार्ट करने के लिए किक मारनी शुरू की, लेकिन यह क्या, किक तो जैसे जाम हो गई थी। मैंने बार बार कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन किक 1 इंच भी नीचे नहीं खिसकी। ऐसा लग रहा था मानो स्कूटर बरसों से खराब पड़ा हो और उसकी किक जंग से चिपक गई हो। मैंने नेमीचंद की ओर देखा और कहा, भैया, किक नहीं लग रही। उन्होंने भी हिम्मत करके कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहे। मैंने तो एक बार पूरी ताकत से किक पर जोर डाला, क्लच दबाया, लेकिन किक बिल्कुल भी नहीं हिली। नेमीचंद इस बात से बुरी तरह डर गए। उनकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा और भी सफेद पड़ गया। मुझे भी अब डर लगने लगा था। अब मेरे मन में भी डर का साया गहराने लगा था। मुझे सचमुच लगने लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। स्कूटर की किक का जाम होना और वह रहस्यमयी माहौल, सब कुछ सामान्य नहीं था। मैंने सोचा कि शायद किक में कोई तकनीकी खराबी है। यह समझने के लिए मैंने स्कूटर को सड़क पर लिटा दिया और उसकी जांच करने लगा। मैं यह देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किक नीचे क्यों नहीं जा रही, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक मेरे पीछे से किसी ने मुझे जोर का धक्का दिया। मैं असंतुलित होकर स्कूटर के ऊपर जा गिरा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न कोई इंसान, न कोई साया, बस वही गहरा अंधेरा। नेमी भैया, जो कुछ कदम दूर खड़े थे, घबराते हुए बोले, क्या हुआ भाई, तू गिर कैसे गया? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा है। मेरी बात सुनकर भैया का चेहरा और स्याह पड़ गया। वह चिल्लाए, स्कूटर छोड़, यहां से भाग, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, भैया, घर तो बहुत दूर है और ये कीमती कैमरे और सामान, इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वैसे भी उस जमाने में हमारे पास आज की तरह मोबाइल फोन तो था नहीं कि किसी को मदद के लिए बुला लें। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जो होगा देख लेंगे। शायद मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं गिर गया। हालांकि सच तो यह था कि अब मैं भी अंदर से डर रहा था। फिर भी मैं घर पैदल नहीं जाना चाहता था। मैंने फिर से स्कूटर की जांच शुरू की, यह समझने की कोशिश करने लगा कि किक में क्या खराबी है। लेकिन नेमी भैया की हालत
बद से बदतर होती जा रही थी। वह बार बार अपने हनुमान जी का नाम ले रहे थे। हे भैरव बाबा, हमें बचा ले, तू हमें इस मुसीबत से निकाल दे। उनकी आवाज में इतना डर था कि वह हर बार प्रार्थना को और जोर से दोहरा रहे थे। तभी अचानक एक तेज कर्कश चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। वह आवाज इतनी भयानक थी कि लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं पूरी तरह घबरा गया और परेशान हो उठा। आखिर यह सब हो क्या रहा था? रोने की आवाज, हंसी, धक्का और अब यह चीख। क्या यह सब सचमुच हो रहा था या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा था? जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब यहां रुकना ठीक नहीं। मैंने भैया से कहा, चलो पैदल ही चलते हैं, सुबह आकर देखेंगे कि स्कूटर में क्या खराबी है। हमने स्कूटर की चाबी निकाली, कैमरों का थैला और बाकी सामान कंधे पर लटकाया और पैदल चलने को तैयार हुए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारी सांसें थम गईं। एक छोटा सा बच्चा जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, अचानक हमारे सामने प्रकट हो गया। उसका रंग इतना काला था कि वह अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल लाल थीं और वह हमें ऐसे घूर रहा था जैसे अभी हमें कच्चा चबा जाएगा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा इतना डरावना था कि हम दोनों पल भर के लिए जैसे जम गए। मैंने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, कौन है तू? इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी छोटी सी उंगली उठाई और हमारे पीछे की ओर इशारा किया। हमने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई इंसान, न कोई छाया। हमने फिर से आगे देखा, लेकिन वह बच्चा भी गायब हो चुका था। अब मेरे मन में भी डर का साया गहराने लगा था। मुझे सचमुच लगने लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। स्कूटर की किक का जाम होना और वह रहस्यमयी माहौल, सब कुछ सामान्य नहीं था। हम दोनों इतने डर चुके थे कि माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उस काली ठंडी रात में हमारी सांसें तेज और भारी हो रही थीं। बस एक ही ख्याल मन में था, जितनी जल्दी हो सके इस भयावह जगह से निकल जाए। हमारा एकमात्र लक्ष्य अब घर तक सुरक्षित पहुंचना था। जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, अचानक लगा कि हमारे कंधों पर लटके सामान के बैग असामान्य रूप से भारी हो गए। वह बैग, जिसमें कैमरे और कुछ जरूरी सामान था, इतना वजनी हो गया कि उसे उठाना असंभव सा लगने लगा। मैंने बैग को नीचे रख दिया और सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले तक तो यह बैग सामान्य था। यह रहस्य मेरी समझ से परे था। नेमी भैया की हालत तो और भी खराब थी। डर ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उनकी आंखें फैली हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उन्होंने कांपते होंठों से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। शायद यह उनकी अच्छी किस्मत थी कि उन्हें हनुमान चालीसा याद थी। जैसे जैसे वह पाठ करते गए, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास लौटने लगा। और तो और उनका बैग, जो कुछ पल पहले भारी लग रहा था, अब सामान्य हो गया। वह उसे आसानी से उठा पा रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने बैग को उठाने की कोशिश की, वह इतना भारी था कि हिल भी नहीं रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बैग टस से मस न हुआ। नेमी भैया को हनुमान चालीसा के पाठ से जैसे नई ऊर्जा मिल गई थी। उनका डर कुछ हद तक कम हो चुका था और वह अब पहले से थोड़ा संयत लग रहे थे। लेकिन मेरे साथ जो होने वाला था, वह शायद मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग पर कोई बैठा है। मेरी नजरें बैग पर टिकीं और मैंने देखा, उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठे थे। बच्चा वही था जिसे हमने पहले देखा था, नंगा, काले रंग का, लाल लाल आंखों वाला। और औरत, उसने लाल रंग की ओढ़नी से अपना चेहरा ढक रखा था। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और सोने के गहने उसकी कलाइयों और गले में चमक रहे थे। दोनों मेरे बैग पर बैठे थे और उनकी मौजूदगी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। मैं जोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। नेमी भैया ने मेरी चीख सुनकर घबराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं चीखना चाहता था, अपनी सारी ताकत से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से उस बच्चे और औरत की ओर इशारा किया। भैया ने उधर देखा, लेकिन उनकी आंखें खाली खाली थीं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि मेरे लिए उस काली रात में भी वह दोनों साफ साफ दिख रहे थे, जैसे कोई भयानक सपना हकीकत में बदल गया हो। मेरे दिल की धड़कनें
अब अपनी आखिरी सीमा पर थीं, मानो मौत का कोई काला साया मेरे सीने पर सवार हो गया हो। मेरी आंखें उन दोनों पर से हट ही नहीं रही थीं। भैया बार बार पूछ रहे थे, बता तो क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मेरी जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी। तभी वह बच्चा अचानक खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे शरीर में खून जम गया। मैं वहां से भागना चाहता था, अपनी सारी ताकत से दौड़ पड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को जाम कर दिया हो। वह बच्चा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसकी नजरें इतनी भयानक थीं कि मुझे लगा जैसे मैं कोई बकरी का मेमना हूं और वह भूखा शिकारी मुझे अपना शिकार बनाने वाला है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी और मेरी सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। वह और करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सकता था। लेकिन तभी अचानक वह बच्चा मेरे सामने से यूं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। एक पल में वह हवा में विलीन हो गया और उसका कोई निशान तक नहीं बचा। उसके गायब होते ही मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। मेरा दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया था, जैसे मेरी सोचने की शक्ति छिन गई हो। मैंने इधर उधर देखा। वह औरत जो लाल ओढ़नी में मेरे बैग पर बैठी थी, वह भी अब वहां नहीं थी। उस खौफनाक माहौल में जो डर मेरे दिल को जकड़े हुए था, वह अचानक गायब हो गया। लेकिन यह राहत नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी जो और भी डरावनी थी। तभी कहीं से एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, स्कूटर के पास चल। यह आवाज इतनी साफ थी, फिर भी मुझे नहीं पता था कि यह किसकी थी। मेरे पैर जैसे अपने आप उस आवाज का पालन करने लगे और मैं स्कूटर की ओर बढ़ गया। उसी आवाज ने फिर कहा, स्कूटर चालू कर। मैंने बिना सोचे समझे वहीं किया। मैंने किक मारी और हैरानी की बात, स्कूटर जो पहले जाम हो चुका था, इस बार एक ही बार में स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा और मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नेमी भैया, जो अब तक डर से कांप रहे थे, यह देखते ही झट से अपने बैग उठाकर स्कूटर के पीछे बैठ गए। वह चिल्लाए, जल्दी चल, यहां से निकल। उनकी आवाज में अभी भी घबराहट थी, लेकिन मैं उनकी बात सुन तो रहा था, पर उस रहस्यमयी आवाज के सामने मेरी इच्छा जैसे दब गई थी। मैं बस उसी आवाज के आदेशों का पालन कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 3 बजने को थे। हम उस भयावह जगह पर घंटों से थे, लेकिन इतने समय में वहां से एक भी गाड़ी, ट्रक या कोई इंसान नहीं गुजरा था। सड़क अब भी उतनी ही सुनसान थी जितनी पहले थी। हम स्कूटर पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़े। वह डरावनी जगह धीरे धीरे पीछे छूटती गई। रास्ते में नेमी भैया मुझसे कुछ न कुछ बोलते रहे। शायद वह मुझे हिम्मत देना चाहते थे या खुद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। मेरा दिमाग खाली था और मैं बस स्कूटर चलाने में मग्न था। आखिरकार हम घर पहुंच गए। नेमी भैया अपने घर की ओर चले गए और मैं अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे एक तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने मुझे झकझोर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या था। खैर, घर में दाखिल होते ही मेरे शरीर का बोझ अचानक हल्का हो गया। लेकिन तभी उस रात की सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगीं। जो बातें मैं उस जगह पर भूल चुका था, वह सब अब एक एक करके साफ साफ याद आने लगी। ये कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पाया। मैंने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि यह सब बताने से लोग मुझे पागल समझेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय पापा अपने काम के सिलसिले में भरतपुर गए हुए थे, जहां उनकी साइट चल रही थी। मम्मी घर पर थीं, लेकिन मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते होते मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। मेरा शरीर आग की तरह तप रहा था और मैं बुखार में बुरी तरह कांप रहा था। मम्मी को लग रहा था कि मैं रात देर से घर लौटा हूं, इसलिए शायद गहरी नींद में सो रहा हूं। उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा और सोने दें, बाद में उठा देंगी। लेकिन जब सुबह के 11 बज गए और मैं तब भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मम्मी को चिंता हुई। वह मेरे कमरे में आई और मुझे देखकर चौंक गई। मैं बुखार से बुरी तरह तप रहा था। मेरा चेहरा लाल हो चुका था और शरीर गर्मी से जल रहा था। मम्मी घबरा गई और बोली, अरे
तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? चल, डॉक्टर के पास चलते हैं, दवा ले आते हैं। लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। चलना तो दूर की बात थी। मम्मी ने देखा कि मैं हिलने डुलने की स्थिति में नहीं हूं, तो उन्होंने पास के क्लिनिक से डॉक्टर साहब को घर बुला लिया। डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा मुआयना किया, मेरा तापमान लिया और कुछ दवाइयां लिखकर दी। जाते जाते उन्होंने मम्मी को हिदायत दी, इसे हल्का खाना देना और आराम करने देना। मम्मी ने उनकी बात मानी और मुझे दवा दिलवाई। मैंने दवा खा ली, लेकिन बुखार में जरा भी कमी नहीं आई। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन मेरा शरीर अभी भी आग की तरह जल रहा था। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम को नेमी भैया घर आए। उन्होंने मुझे उस हाल में देखा तो चिंतित हो गए। वह मुझे लेकर एक बार फिर डॉक्टर के पास गए। वहां से भी कुछ नई दवाइयां मिली और डॉक्टर ने फिर से आराम करने की सलाह दी। जब हम घर वापस लौटे तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांसें थम गईं। घर की पहली सीढ़ी के पास वही बच्चा खड़ा था, वही जो पिछले रात हमें उस सुनसान सड़क पर दिखा था। उसका वही काला रंग, वही नंगा बदन और वही डरावनी लाल आंखें। वह मुझे घूर रहा था और उसकी नजरें मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थीं। मैं सहम गया। मेरे दिमाग में सवाल कौन था, ये यहां मेरे घर के नीचे क्या कर रहा है? मैं उसे देखता रहा और तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर की ओर खींच लिया। मेरी नजर नीचे गई और मैंने देखा कि वह बच्चा मेरी ओर हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे भी अपने साथ ले चल। उसकी हरकत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं झट से सीढ़ियां चढ़कर घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। खाना खाने के बाद मैंने दवा ली और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के 12:30 बजे मुझे अचानक इतनी तेज प्यास लगी कि मैं बिस्तर से उठा और पानी पीने रसोई की ओर गया। पानी पीकर जैसे ही मैं अपने कमरे की ओर लौट रहा था, वही रहस्यमयी आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी। वही आवाज जो पिछले रात मुझे आदेश दे रही थी, मुझे भी अपने साथ ले चल, नहीं तो मेरे साथ चल। यह आवाज इतनी साफ थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न कोई इंसान, न कोई साया। लेकिन वह आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मैं देर तक सोचता रहा, मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? वह बच्चा, वह औरत, वह आवाज, क्या यह सब सच है या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? धीरे धीरे मेरी हालत फिर से वैसी ही होने लगी जैसी उस रात सड़क पर थी। मेरा शरीर भारी होने लगा और सिर में अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। सुबह होते होते मेरा बुखार फिर से लौट आया। मेरे साथ यह सिलसिला अब हर दिन दोहराया जा रहा था। पिछले 5-6 दिनों से हर सुबह मुझे तेज बुखार चढ़ रहा था और रातें किसी खौफनाक सपने की तरह बीत रही थीं। मम्मी मेरी हालत देखकर परेशान थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। आखिरकार उन्होंने पापा को भरतपुर से बुला लिया। पापा उस दिन शाम को घर पहुंचे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हो गया तुझे? मम्मी बता रही थी कि तुझे रोज बुखार हो रहा है। मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया, पता नहीं पापा, हर सुबह बुखार हो जाता है और दिन भर शरीर टूटता रहता है। पापा ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, वहां से बढ़िया दवा लाएंगे। इतना कहकर वह मम्मी के साथ मेरी हालत और घर की दूसरी बातों पर चर्चा करने लगे। उस दिन शनिवार था। पापा के आने से मुझे थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं आज भी उसे याद करके कांप उठता हूं। मैंने रात को दवा ली और अपने कमरे में सो गया। मम्मी मेरे पास ही मेरे बिस्तर के बगल में सो रही थी। शायद मेरी हालत को देखकर उन्हें मेरी चिंता थी। आधी रात को अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से हिलाकर जगाया। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मम्मी और पापा दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मम्मी बार बार मेरा नाम पुकार रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था, जैसे किसी ने मुझ पर पानी डाल दिया हो। मेरी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें ऐसी थीं जैसे कोई हथौड़ा मेरे सीने पर मार रहा हो। जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मम्मी ने मुझे गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों चिल्ला रहा था? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भयानक सपने की चपेट में था। मैंने कांपते हुए उन्हें वह सपना सुनाया। सपने में मैं फिर से उसी सुनसान सड़क पर था जहां हमारा स्कूटर खराब हुआ था।
चारों ओर घना अंधेरा था और वहां कोई नहीं था, बस मैं अकेला। तभी वही बच्चा प्रकट हुआ, वही काला रंग, वही लाल आंखें। वह मेरे पास आया और जिद करने लगा कि मैं उसके साथ खेलूं। मैंने उसे मना किया, मुझे नहीं खेलना, मुझे घर जाना है। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज इतनी करुण थी कि मेरे कान दुखने लगे। तभी वह औरत प्रकट हुई, वही लाल ओढ़नी वाली। उसने मुझे गुस्से से देखा और एक झटके में मुझे उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे मैं कोई गेंद हूं। मैं जमीन पर गिरा, लेकिन हिम्मत करके उठा और चिल्लाया, मुझे नहीं खेलना इसके साथ, मुझे घर जाना है। वह औरत मेरे और करीब आई और अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा वातावरण उसकी गूंज से थर्रा रहा था। फिर उसने कहा, अब तुझे मेरे बिट्टू के साथ ही रहना है, हमेशा। 15 दिन बाद तू मेरे बिट्टू के साथ हमेशा के लिए रहेगा, दोनों साथ साथ रहोगे। मैंने उसका विरोध किया, नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से अपनी ओढ़नी हटाई। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। उसका मुंह जैसे किसी ने तेजाब से जला दिया हो। चमड़ा पिघला हुआ, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उस चेहरे की भयावहता ने मेरे होश उड़ा दिए और मैं नींद में ही चिल्लाने लगा। मेरी चीखें सुनकर मम्मी और पापा जाग गए थे। उन्होंने मुझे हिलाकर जगाया और जब मैंने उन्हें यह सपना बताया तो मम्मी का चेहरा और स्याह पड़ गया। वह तुरंत पापा से बोली, हमारे देवता के स्थान से भभूत लाओ, इसे लगाना होगा, कुछ गड़बड़ है। आपको बता दूं कि हमारे घर में 5 देवता आते हैं। इनमें एरोद के भैरव काला गोरा सबसे बड़े हैं और मेरे परिवार में उनकी बहुत मान्यता है। हमारे घर में 5 देवताओं की पूजा होती थी और ये सभी देवता पापा में आते थे। हालांकि जब भी पूजा का आयोजन होता, आमतौर पर 2 ही देवता प्रकट होते थे, पहले घर के देवता और फिर एरोद के भैरव काला गोरा, जो सबसे बड़े माने जाते थे। उनकी मौजूदगी हमारे परिवार के लिए एक अदृश्य कवच की तरह थी। मुझे अब एहसास हो रहा था कि उस रात वह डरावना बच्चा मेरे साथ घर की सीढ़ियों तक इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसे हमारे घर की 4 दीवारी के बाहर ही रोक दिया गया था। और उसे रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के ये देवता ही थे। उनकी शक्ति ने उस अज्ञात साये को हमारे घर में प्रवेश करने से रोक दिया था। पापा ने मेरे माथे पर भभूत लगाई और गंभीर स्वर में पूछा, यह सब कब से शुरू हुआ है? अब तुझे सारी बात सच सच बतानी होगी। मेरी हालत को देखकर मम्मी भी पास आ गईं और मैंने मजबूरी में उस रात की सारी घटनाएं उन्हें बता दी। मैंने बताया कि कैसे वह बच्चा और औरत मुझे दिखे, कैसे स्कूटर जाम हो गया और कैसे हर रात वह रहस्यमयी आवाज मुझे बुलाती है, मुझे अपने साथ ले चल, नहीं तो मेरे साथ चल। मेरी बातें सुनकर मम्मी और पापा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि मेरा बुखार और मेरी हालत दवाइयों का रोग नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे था। अगले दिन जो रविवार था, शाम को घर में पूजा का आयोजन किया गया। मम्मी और पापा ने सारी तैयारियां की और जब पूजा शुरू हुई तो देवता प्रकट हुए। उनकी मौजूदगी ने पूरे घर को एक अजीब सी शांति और शक्ति से भर दिया। देवता ने पापा के माध्यम से कहा, एक लौंग और बताशा लो, इसे बच्चे के ऊपर 21 बार उसार कर चौहारे पर रखाओ। नेमी भैया, जो उस दिन भी हमारे साथ थे, ने तुरंत यह काम किया। उन्होंने लौंग और बताशा लिया, मेरे सिर से 21 बार उसारा और फिर उसे पास के चौहारे पर रखाए। पूजा के बाद मम्मी ने बाबा देवता से पूछा, यह सब क्या था? मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा था? बाबा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम थे। जो इसके साथ उस रात आया था वह इसे कब का अपने साथ ले गया होता, लेकिन वह हमारी 4 दीवारी के अंदर नहीं आ सका। इस घर में वही आ सकता है जिसे हम इजाजत दें। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, बच्चे, अब से कहीं भी जाओ तो समय से घर लौट आना। हम हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। घर में कहीं भी घूमो लेकिन बाहर समय से पहले लौट आओ। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। पूजा के बाद मेरा शरीर हल्का लगने लगा। मैंने सोचा कि क्या वह बच्चा अभी भी घर के बाहर है। उत्सुकता और डर के मिश्रित भाव के साथ मैं नीचे गया और उस जगह को देखा जहां वह पिछले दिन खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। न वह बच्चा, न उसकी लाल आंखें, न कोई साया। सड़क खाली थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। अगले कुछ दिनों में मेरा बुखार पूरी तरह चला गया। मेरा शरीर अब न भारी था,
न मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन जब भी मुझे उस काली रात की बात याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे यह सब कल की बात हो सकता है कि कोई इंसान भूत प्रेत, पिशाच या डायन जैसी बातों पर यकीन न करे, लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है, जो उस डरावने दौर से गुजरता है, वही जानता है कि सच क्या है। क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? मैं अब भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता, लेकिन उस रात का अनुभव मेरे लिए एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आज पापा हमारे बीच नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन हमारे घर के देवता आज भी उसी तरह हमारी रक्षा करते हैं जैसे वे शुरू से करते आए हैं। आज भी जब उन पलों को याद करता हूं तो रूह कांप उठती है। उस रात जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वह महज एक हादसा नहीं था, वह कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। समय बीत गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन उस रात की धूल, वह डरावनी हंसी और अदृश्य धक्का, सब कुछ आज भी मेरी यादों में उसी तरह ताजा है। शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलते और कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी ने थोड़ा सा भी डराया और रोचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जल्द ही आपके सामने आएंगी। धन्यवाद।